अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया बट आज मैं मौजूद हूं आबरू वेलफेयर सोसाइटी में, आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह कूड़ा जो है ये 3 बच्चों को पाल रहा है, उनका मुस्तकबिल रोशन कर रहा है और उनको इस मुआशरे में चलने के काबिल बना रहा है ताकि वो अपने ख्वाब पूरा कर सकें और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा वो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटा सकें और इसके साथ साथ वो जो इस सोच में है कि हम लोगों के साथ चल नहीं सकते, हम यतीम हैं, हम मजबूर हैं, इस सोच को गलत करने के लिए आबरू वेलफेयर सोसाइटी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम निकाला है और कूड़ा जो है बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर रहा है। इस कूड़े को बेच के, इस कूड़े को रिसाइकिल करके, इसको रिड्यूस करके जो है इसको रिसाइकिल किया जा रहा है और इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। समटाइम्स इसको बेचा जा रहा है बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए। तो आए इनकी ओनर से बात करते हैं, इनकी CEO से बात करते हैं कि इसके पीछे क्या विजन है। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या विजन है कि कूड़े को बेच कर या इसको रीयूज़ कर कर जो है आप मुस्तकबिल बच्चों का रोशन कर रही हैं, इसके पीछे क्या ख्वाब था, क्या सोच थी? अस्सलाम वालेकुम जी, रुबीना शकील मेरा नाम है। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। हम लोगों ने ये सरगर्मी कोई 22 साल पहले शुरू की, घर के पोच से शुरू की। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उन बच्चों को पढ़ाया जाए जिनके वसाइल बहुत कम हैं, और अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं तो 100% फ्री हमें उन्हें एजुकेशन देना पड़ रही थी। उसके लिए जो ज़रूरियात चाहिए, कॉपी पेंसिल किताब चाहिए, वो थोड़ी तादाद के लिए तो ठीक थी, लेकिन जब एक बल्क में आप सामान मंगाते हैं तो वो फिर एक कॉस्ट आपको प्रॉब्लम दे रहा होता है। तो ज़कात और खैरात तक आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सके, इसीलिए हमें कोई ऐसा ज़रिया चाहिए था जिससे हम मुस्तकिल बुनियादों पर फ़ंड रेज़ करें और अपने जो है ना ज़रूरियात को हैं उससे पूरा करें। तो मिस आप मुझे ये बताएं कि इस कूड़े को किस तरह यूज़ किया जाता है बच्चों की तालीम को बेहतर करने के लिए या उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए? आप देख रहे होंगे कि अभी हमने एक गद्दे का कवर निकाला है, इसको हम कॉपीज़ पे कवर करने के लिए, दीवार डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। वेस्ट में से हमें बैग भी मिला है, वो हमने स्कूल बैग के तौर पे यूज़ करना है। इसी तरह हमें बहुत सा सामान, अभी वो शीशा मैंने एक मिरर सामने निकाला है तो वो हमें जहाँ कहीं सिलाई के कमरे में या हमारे हमने छोटा सा ब्यूटी सैलून बनाया है उधर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको बहुत सा सामान इनमें से ऐसा दिखाई देगा जो कि हम डायरेक्ट क्लासरूम्स में या बच्चों के इस्तेमाल में ला सकते हैं, और जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा वो हम सेल करके फिर फंड रेज कर रहे होते हैं। ओके, तो मैम असल में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो सारा काम है, ये जो सारा इसके पीछे पैसे लग रहे हैं वो सिर्फ इस रिसाइकलिंग से लग रहे हैं या कुछ लोग चैरिटी भी करते हैं, कुछ लोग देते हैं? नहीं, देखें सारा भी रिसाइकलिंग पूरा नहीं करता। रिसाइकलिंग एक हद तक पूरा करता है, हमारा 30% से अबव को जो है ना मीट कर रहा होता है हमारी ज़रूरत को। आप लोगों के ज़रिए से मैं लोगों को, जो ख़वातीन घरों में हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि इस वक्त हमारे 11 स्कूल्स हैं, 5000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये लोग हमारे साथ मिल जाएँ, अपने घरों का सूखा कूड़ा संभालें, तो हम एक क्लेम करते हैं कि आपके घर का एक माह का खुश्क कूड़ा जो है वो एक बच्चे की मुफ्त तालीम का ज़रिया बन जाता है। तो ये इतने मुश्किल काम नहीं है, थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है, थोड़े से तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत है कि आप अपने घरों में, स्टोर्स में इनको जमा करें। रोज़ाना दूध का डब्बा खाली हो रहा है, आप देखें दूध के डब्बे हमने जमा किए हैं, बोतल है, रोटी है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब हम इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे बेकार अलमारियों में पड़ी हैं। तो अगर सब लोग अपनी परछतियाँ, अपने स्टोर्स को तवज्जो के साथ हमारे पास भेजते हैं तो आइए हम उन्हें दिखाते हैं कि 5000 से ज़ायद बच्चे अब पढ़ रहे हैं और 30,000 से ज़ायद बच्चे पढ़ के एक आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल मैम, इतना बड़ा सेटअप है, यहाँ बच्चों को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ बच्चों को रिहाइश भी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ एजुकेशन भी दी जा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि कूड़ा जो है कितने % अपना रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर? अभी आपको मैंने बताया है कि 30% से ज़ायद कूड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारी लगन ये है कि हम 100% पे अपने पैरों पे जाएं, क्योंकि कूड़ा तो हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है और हर मौके पे हो रहा है। तो अगर ये लोग जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम 100% को भी मीट इंशाल्लाह करेंगे और हम 5000 की बजाय 5 लाख और 11 स्कूल की बजाय 1100 स्कूल्स बना सकते हैं। ओके, तो मैम मैंने बाहर देखी, बाहर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की बोतल्स हैं, उसका क्या यूज़ कर रहे हैं आप?
वो रिसाइकलिंग पे जाती है, वो जो है ना। क्या हम अपनी वाम को दिखा सकते हैं सारा हाँ जी, सेटअप? ज़रूर दिखाएं जी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म का वेस्ट किन जगहों पे कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये एक डेकोरेशन किसी ने अपनी जो है खिलौना निकाला है। हम ये क्लासरूम में ले जाके नर्सरी विंग में रखेंगे। इसी तरह एक डायरी हमें मिली है, ये हमारी किसी टीचिंग स्टाफ के काम आ जाएगी। आप ये देखें, बिल्कुल लेदर की, ठीक है। इसी तरह ये एक गद्दे का कवर है, ये डेकोरेशन में काम आएगा। आप ये देखते चलें कि टोकरी है तो हमने इनमें कोई सब्ज़ी, कोई हरा धनिया वगैरह लगवा लेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये भी किसी ने भेजा है, तो ये नर्सरी विंग में लग जाएगा। इसी तरह ये है तो वैक्यूम क्लीनर का, लेकिन इस पर पहिया लगा तो ये हम एज अ डस्टबिन इसको यूज़ करेंगे। ये कुरान की रेल है, ये साफ़ होकर क्लास में चली जाएंगी। इसी तरह एक शानदार हीटर है, अगर ख़राब है तो इलेक्ट्रिशियन इसको ठीक कर लेगा। आप आगे देखें, ये भी वेस्ट ही पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये भी सेल हो जाएगा। मशीन है, उसे सही कर लेंगे। स्प्रे मशीन है, गन है। तो इस तरह पर्दे हैं, दिखाएं ज़रा, खोलेंगे तो जिन जगहों पे पर्दे चाहिए हम वहाँ पर्दे लगा लेंगे। मतलब ये सारा सामान जो है ना, अगलों ने तो वेस्ट किया है, लेकिन ये हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि हम झुग्गियों में भी काम करते हैं, तो ये हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ हो जाएगा। तो मैम ये इतनी बड़ी मिकदार में प्लास्टिक की बोतल्स हैं, इनका क्या यूज़ है? क्या ये डेकोरेशन में यूज़ हो रही है या इसको आप सेल करेंगे? नहीं नहीं, ये सेल होती हैं, जो है ये LCI के नाम से है, वो ये लेते हैं और इसको रिसाइकिल कर रहे होते हैं, तो इससे भी एक अच्छा फ़ंड जनरेट हो रहा होता है। मैम यहाँ बच्चों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है। 4 क्लास के बाद जो है आप लड़कों की अलग एजुकेशन कर देते हैं, लड़कियों की अलग एजुकेशन कर देते हैं। तो क्या ये हम सारा कुछ अपनी आवाम को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं? आप ज़रूर दिखाइए, आप हमारे क्लासरूम्स को विज़िट कीजिए। मेरी कोऑर्डिनेटर शायद आपको दिखा चुकी हैं या आपके साथ हो जाएंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे क्लासरूम्स किसी भी प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम से कमतर नहीं है। कहीं आपको कोई उसरत नज़र नहीं आएगी, कहीं गुर्बत नज़र नहीं आएगी। हमने अपने बच्चों को कोशिश की है कि 100% जो है ना, उनको एक फुल फ्लेज बहुत अच्छा माहौल दिया जाए, बहुत अच्छे टीचर्स दिए जाएँ, बहुत अच्छे क्लासरूम्स दिए जाएँ। तो मैम बताइएगा, ये हमारे पीछे जो है गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल है, कितनी बच्चियाँ यहाँ से पढ़ रही हैं, कितनी ग्रेजुएट हो चुकी हैं या इन्होंने इंटर किया है, क्या हिसाब किताब है? हम आप जो स्कूल देख रहे हैं, गर्ल्स विंग है, साइड पे प्राइमरी विंग है, साइड पे पीस होम के नाम से हमारा ऑर्फनेज हाउस है, और उसके बैक पे बॉयज़ स्कूल है। इस वक्त फ़िलवक़्त जो है 1200 से ज़ायद बच्चे इस विंग में पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया 30,000 से ज़ायद बच्चे जा चुके हैं पढ़ के माशाल्लाह, और हम ग्रेड 12 तक पढ़ा रहे हैं। और हमारी कहीं पे भी ऐसी कोशिश नहीं कि सिर्फ पढ़ें, बल्कि हम इनको साथ साथ टेक्निकल कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, जिसमें सिलाई के कोर्सेज़ हैं, कढ़ाई के हैं, निटिंग के हैं, और इसी तरह सॉलिड वेस्ट से मुख्तलिफ़ चीज़ें, प्रोजेक्ट्स बनाने के हैं, जो ये बेच भी सकते हैं और अपनी रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। तो मैम अभी जब मैं स्कूल्स विज़िट कर रही थी तो मैंने देखा कि बच्चों को आपने, लड़कों को 4 क्लास से ही अलग किया हुआ है और लड़कियाँ सेपरेट हैं। तो ये क्या विज़न है? नॉर्मली हम देखते हैं गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो 5 तक को एजुकेशन देते हैं, तो इसके पीछे क्या आपकी सोच है, क्या विज़न है? सोच यही है कि जिस एरिया से बच्चे आ रहे हैं उतने अच्छे घरों से, ट्रेंड घरों से नहीं है, इतने पढ़े लिखे घर नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्लास 4 से, हमारा क्लास 3 में जब बच्चा 4 में जाता है तो लड़के अलग हो जाएं, बच्चियाँ अलग हो जाएं, ताकि कुछ मसाइल होते हैं वो ना पैदा हो सकें। बिल्कुल। तो मैम ये बताइएगा कि आपके पास स्टाफ कितना है, कितने लोग हैं जो अपना आग वक्फ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, अपना टाइम निकाल रहे हैं घरों से? 150 से ज़्यादा का तो स्टाफ हमारा पेड स्टाफ है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाई में मदद करता है, कोई कढ़ाई में, कोई सिलाई में, कोई जो है डेकोरेशन में। मुल्क के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आते हैं और अपनी अपनी जो है ना, वो जो भी उनके अंदर सलाहियतें हैं वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, आबरू में किस तरह के माहौल से ज़्यादा बच्चे आते हैं? क्या लाहौर के बच्चे ज़्यादा हैं या बैकवर्ड एरियाज़ के, जैसे कि बलूचिस्तान है, या इस तरह के इलाकों से ज़्यादा बच्चे आते हैं और यहाँ रहते भी हैं? नहीं नहीं, यतीम खाने में मुख्तलिफ़ गाँवों से पंजाब के आते हैं, लेकिन स्कूल में यहीं की लोकेलिटी के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के जो स्लम एरियाज़ हैं उधर से ही आ रही हैं। पूरा स्लम एरिया है हमारी बैक पर, वहीं से बच्चे आते हैं। ऑर्फनेज हाउस में मुख्तलिफ़ जगहों से बच्चे। तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरे सामने वॉल है उस पर बहुत ज़्यादा आबरू के जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। आइए इन पर बात करते हैं। ये मैं देख रही हूँ कि एक इस्लाम की मस्जिद है, एक स्टिचिंग सेंटर है, तो ये कहाँ पर वाक़ है और कितनी बच्चियाँ जो है यहाँ से स्टिचिंग? नज़र आ रहा है झुग्गी लिटरेसी प्रोग्राम। हम डायरेक्टली झुग्गियों में जाते हैं और झुग्गियों में ही काम करते हैं, और हमारा टीचर्स भी वहीं जाते हैं और वहीं खाना
पहुंच जाते हैं और हम 8 से 12 झुग्गी में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल। ओके। आबरू कलेक्शंस के नाम से हम मुख्तलिफ बेडशीट्स पर, बच्चों की क्लोथिंग्स पे जो है वो तैयार करते हैं और उनको सेल करके फ़ंड जनरेट करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्म आबरू, वहाँ पे हम बकरा ईद के लिए जानवर पालते हैं। हमारे पास दूध, अंडे, घी हमारे फार्म से ही आता है, जो कि एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है। मैम, ये पर्टिकुलरली पीस होम का क्या प्रोग्राम पीस है? होम हमारा ऑर्फनेज हाउस है, जहाँ पे हमारे यतीम बच्चे, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन हमारे कोई जो है ना 200 से ज़ायद बच्चे हैं, तो फिर उनको कोई एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था, तो फिर हमें ये ऑर्फनेज हाउस बनाया जो 200 बच्चों की जो है कफ़ालत करेगा। तो इसमें एक आबरू एस्थेटिक सेंटर भी है, वो क्या बच्चों को सिखाता है? सेंटर से मुराद वही ब्यूटी सैलून और ट्रेनिंग सेंटर है। आप अगर उसे भी विज़िट करें तो हमने तमाम वेस्ट से चीज़ें लेके कलेक्ट किया और एक वहाँ पे टीचर रखी हैं जो कि बच्चियों को ग्रूमिंग भी कराती हैं और बच्चियों को ये हुनर भी सिखाती हैं ताकि वो शौक़ भी पूरा हो और उनके अपना रोज़गार भी चल सके। ओके। तो मैम, इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री जो आपको फंडिंग करते हो, आपकी मदद करते हो इस नेक काम को करने के लिए? देखें, ये जो कुछ चल रहा है ये उन्हीं नेक लोगों के वसातत से चल रहा है। इस मुल्क में भी और इस मुल्क से बाहर भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। जैसे आपको बताऊं कि हमारे 2-3 तरीके हैं फंडिंग के। या तो एक बच्चे को स्पॉन्सर करें, सरपरस्ती लें, 1500 रुपये महीना उसका खर्चा है। यतीम बच्चे का 10,000 रुपये महीना खर्चा है। हमारे पास मेडिकल सेंटर मौजूद है, सिलाई सेंटर मौजूद है, बेहतरीन उसाज़ हैं। तो इन सब को पूरा करने के लिए या तो स्पॉन्सरशिप है, या ज़कात खैरात है, या फिर हमारी जो सॉलिड वेस्ट की सेलिंग है। तो ज़कात खैरात में 70% लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ओके जी नाजरीन, आज हम आए थे आबरू वेलफेयर ये जानने के लिए कि किस तरह यहाँ का इतना बड़े सेटअप का निज़ाम चल रहा है और किस तरह इतने ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, रिहाइश दी जा रही है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब आप लोगों की नेक नियति की वजह से है और आप लोग जो यहाँ फंडिंग कर रहे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हुए उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सब इंसानियत के नाते है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जितना यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं उतना करें और इस कार्य कमाल को आगे जो है धक्का लगाने की कोशिश करें, इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारे मुल्क में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि महज यतीमी मिस्कीनी की वजह से एजुकेशन ना ले पाए। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।